आज की इस वीडियो का टॉपिक है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 38 IAS 38, जिसमें इंटेंजिबल एसेट्स के लिए गाइडलाइन दी गई है कि कंपनीज अपने इंटेंजिबल एसेट्स को किस तरह से रिकॉर्ड कर सकती हैं। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि इंटेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं। इंटेंजिबल एसेट्स बेसिकली वो एसेट्स होते हैं जो कि फिजिकल इन नेचर नहीं होते, मतलब जिनको टच नहीं किया जा सकता, उन एसेट्स को कहा जाता है कि ये इंटेंजिबल एसेट्स हैं। जैसे कि लेट्स सपोज एक कंपनी है फरहान लिमिटेड कंपनी, जो कि टाइल्स बनाती है। अब फरहान लिमिटेड कंपनी टाइल्स बनाने के लिए कुछ प्लांट को यूज करेगी या उसके कुछ अदर एसेट्स होंगे। जिस तरह से हम एज्यूम कर लेते हैं प्लांट हो गया, लैंड हो गई या बिल्डिंग हो गई। अब अगर देखा जाए तो कंपनी के जो नॉर्मल ह्यूमन बींग्स हैं वो प्लांट को टच कर सकते हैं और प्लांट फिजिकली एग्जिस्ट भी करता है। हमें पता चलता है कि ये जगह पड़ा हुआ है और ये टाइल्स मैन्युफैक्चर कर रहा है। इसी तरह बिल्डिंग भी नजर आती है कि बिल्डिंग खड़ी हुई है और इसको टच भी किया जा सकता है। इसी तरह लैंड भी है। तो यहाँ पर ये जो एसेट्स हम देख रहे हैं ये तमाम फिजिकल एसेट्स हैं जिनको टच किया जा सकता है। लेकिन इनटेंजिबल वो एसेट्स होते हैं जो एसेट्स तो होते हैं जिनको कंपनी यूज तो करती है लेकिन उनको टच नहीं कर सकती। जिस तरह गुडविल हो गई, एक कंपनी की अच्छी रेपुटेशन जो कि एग्जिस्ट करती है लेकिन रेपुटेशन को कोई टच नहीं कर सकता, ना हमें वो नजर आती है। इसी तरह कॉपीराइट भी हो गया। तो ये हो गई इनटेंजिबल एसेट्स की एग्जांपल्स। अब ये जो इनटेंजिबल एसेट्स हैं, गुडविल या अदर कोई इनटेंजिबल एसेट्स, IAS 38 उनके लिए कुछ डिफरेंट गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है। जिसमें सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि IAS 38 का ऑब्जेक्टिव क्या है, कंपनीज इसको क्यों इस्तेमाल करती हैं और इसको क्यों इंट्रोड्यूस कराया गया। फिर हम देखेंगे इसका स्कोप क्या है, इफेक्टिव डेट क्या है, कौन कौन सी टर्म्स इसके अंदर डिफाइन होती हैं। देन फिर हम देखेंगे कि इसको रिकॉग्नाइज और मेजरमेंट, इसकी इनिशियल मेजरमेंट और आफ्टर रिकॉग्निशन इसकी मेजरमेंट किस तरह से की जाती है। फिर जिस तरह से इसकी मेजरमेंट करनी है उसी तरह से देखना है कि एक इनटेंजिबल एसेट को कब रिटायर करना है और इसको कहां पर प्रेजेंट करना है और इसके कौन कौन से डिस्क्लोजर्स देने हैं। तो यहाँ पे हम जान लेते हैं कि सबसे पहले IAS 38 का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो IAS 38 का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये कहता है कि IAS 38 अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देगा कंपनीज के लिए जिनके इनटेंजिबल एसेट एग्जिस्ट करते हैं और उन इनटेंजिबल एसेट के लिए अदर कोई भी स्टैंडर्ड नहीं है। वो एसेट जिनके लिए अदर कोई स्टैंडर्ड नहीं है, उन इंटेंजिबल एसेट के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के लिए IAS 38 को स्पेसिफिकली इंट्रोड्यूस करवाया गया था। उसके बाद इसका दूसरा जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि कंपनी इसमें रिकॉग्नाइज करती है स्पेसिफिक क्राइटेरिया जो कि मीट करना चाहिए। तो यहाँ पे दूसरा जो ऑब्जेक्टिव हो गया वो ये है कि रिकॉग्निशन के टाइम, जिस टाइम इनटेंजिबल एसेट को रिकॉग्नाइज किया जाएगा, तो उसके लिए स्पेसिफिक क्राइटेरिया को मीट करवाना जरूरी है, जिसको हम आगे जाके फर्दर देखेंगे कि कौन सा वो क्राइटेरिया है जिसको इनटेंजिबल एसेट के लिए मीट करना जरूरी है। तो यहाँ तक हो गया ऑब्जेक्टिव। दूसरा जो पॉइंट है इस स्टैंडर्ड का वो ये है कि इस स्टैंडर्ड को कंपनीज कहां पर अप्लाई कर सकती हैं। तो यहाँ पर स्कोप की बात की जाएगी कि किस किस जगह पे IAS 38 का स्कोप है। तो IAS 38 बेसिकली जो स्टैंडर्ड जो कोई इंटेंजिबल एसेट किसी और स्टैंडर्ड के अंदर कवर होता है उसको यहाँ पर ट्रीट नहीं किया जाएगा। उसके अलावा जो फाइनेंशियल एसेट्स हैं जो कि जिनके लिए स्पेसिफिक एक स्टैंडर्ड है जो कि IAS 32 है, उन चीजों के लिए, उन फाइनेंशियल एसेट्स के लिए कंपनी इस स्टैंडर्ड को IAS 38 को इस्तेमाल नहीं करेगी। उसके बाद जहां पे एक्सप्लोरेशन और इवेलुएशन एसेट्स आते हैं, तो ये वाले जो एसेट्स हैं क्योंकि ये भी इंटेंजिबल हैं लेकिन इनके लिए एक अदर स्पेसिफिक स्टैंडर्ड सेट किया गया है, तो इनको भी यहाँ पर ट्रीट नहीं किया जाएगा। तो ये वो चीजें हैं जो IAS 38 के स्कोप में नहीं आती। या फिर जिस तरह डेवलपमेंट एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स है, तो ये भी हमारे पास ऐसे एसेट्स हैं जिनके लिए स्पेसिफिक एक स्टैंडर्ड है, तो इसलिए ये IAS 38 के स्कोप में कवर नहीं किए जाते। और क्यों इनको कवर नहीं किया जाता? क्योंकि
इनके जो स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स हैं उनकी कुछ अलग रिक्वायरमेंट्स हैं जिनके मुताबिक इन स्टैंडर्ड्स ने रिकॉग्नाइज होना है। तो अगर इनके ऊपर दो स्टैंडर्ड अप्लाई किए जाएंगे तो फिर जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो सिमिलर नहीं रहेगा। इसलिए करके यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इन स्टैंडर्ड्स के लिए इनके अपने स्टैंडर्ड्स ही इस्तेमाल इन एसेट्स के लिए इनके अपने स्टैंडर्ड्स ही इस्तेमाल किए जाएंगे। अब बात आती है कि इस स्टैंडर्ड की इफेक्टिव डेट क्या थी, मतलब किस डेट पर इस स्टैंडर्ड ने अप्लाई होना था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। तो बेसिकली ये स्टैंडर्ड 2005 में बना था। उसके बाद इस स्टैंडर्ड ने या तो 1 जनवरी 2006 या इसके बाद तक अप्लाई होना था, और अभी तक ये स्टैंडर्ड टिल 2020 तक ये स्टैंडर्ड अप्लाई होता आ रहा है। लेकिन इस स्टैंडर्ड में कुछ चेंजेस आई हैं 2006 के बाद। उन चेंजेस के साथ ही जो हम स्टैंडर्ड पढ़ रहे हैं वो स्टैंडर्ड इन चेंजेस के साथ है। इसी तरह से इसकी इफेक्टिव डेट भी हमने डिस्कस कर ली। अब हम जान लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी स्पेसिफिक टर्म्स हैं जो IAS 38 खुद डिफाइन करता है। तो यहाँ पे जो सबसे पहले IAS 38 ने जो चीज डिफाइन की है वो है एसेट, इनटेंजिबल एसेट। कि इनटेंजिबल एसेट को किस तरह से आइडेंटिफाई किया जा सकता है, एसेट किस तरह से आइडेंटिफाइएबल है। तो IAS 38 जो पहली सिचुएशन देता है जिसके मुताबिक ये पता चलेगा कि ये एसेट इनटेंजिबल एसेट है, वो क्या है कि या तो ये एसेट अराइज होगा फ्रॉम कॉन्ट्रेक्चुअल या किसी लीगल राइट के थ्रू अगर ये एसेट जो है वो हमारे पास आएगा तो उसे हम कहेंगे कि ये इनटेंजिबल एसेट है जो कि IAS 38 में डील होना है। जैसे कि अगर गुडविल को देखा जाए तो गुडविल किसी और कंपनी को परचेज करने की वजह से आती है। लेट्स सपोज एक कंपनी है ABC और दूसरी कंपनी है XYZ। ABC कंपनी चाहती है कि वो XYZ को एक्वायर कर ले। अब जब ABC कंपनी ने XYZ को एक्वायर करना है तो XYZ का कोई अच्छा नाम है अगर मार्केट में तो XYZ की कोई गुडविल होगी। तो जब ये इसको एक्वायर करेगी तो साथ ही साथ इसकी गुडविल भी अराइज होगी। अब ये जो गुडविल है ये इनटेंजिबल एसेट है जिसको IAS 38 के अंडर डील करेंगे, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट की वजह से आई है, इन दोनों की आपस में एक्विजिशन की वजह से आई है। या तो एक ये सिचुएशन थी कि जो एसेट है उसने कॉन्ट्रैक्चुअल या लीगल राइट के थ्रू आना था कंपनी के पास, या फिर जो एसेट है वो सेपरेबल होगा, या तो एसेट सेपरेट होगा या उसके अंदर ये कैपेबिलिटी होगी कि वो सेपरेट हो सके बाकी एसेट से, किस एंटिटी के बाकी एसेट से सेपरेट हो सके। तब कहा जाएगा कि ये जो एसेट है इसको रिकॉग्नाइज किया जाए या इसको आइडेंटिफाई किया जाए। मतलब जब तक एसेट सेपरेटली नजर नहीं आएगा हम कंसीडर नहीं कर सकते कि एसेट जो है वो आइडेंटिफाइएबल है। और ये एसेट किस टाइम पे सेपरेट डिवाइड होना चाहिए, जब एंटिटी अपने एसेट को सेल कर रही हो, ट्रांसफर कर रही हो, लाइसेंस्ड आउट, रेंट आउट या एक्सचेंज कर रही हो। इन 5 केसेस में कंपनी का एसेट जो है वो सेपरेटली आइडेंटिफाइएबल होना चाहिए। जिस तरह यहाँ पे हम बात करें तो XYZ कंपनी है जिसको खरीदना है ABC ने, तो XYZ कंपनी सेल हो रही है, एट द टाइम ऑफ सेल उसकी गुडविल अलग से पता होना जरूरी है। इसी तरह जो दूसरे टर्म है जो कि IAS 38 के अंदर डिफाइन की जाती है वो है एमोर्टाइजेशन की। जैसे डेप्रिसिएशन का हमने कंसेप्ट पढ़ा था उसी तरह से एमोर्टाइजेशन भी है। तो एमोर्टाइजेशन को बेसिकली IAS 38 कुछ इस तरह से डिफाइन करता है कि ये एक सिस्टमेटिक एलोकेशन है, मतलब ये बार बार एलोकेट किया जाएगी डेप्रिसिएबल अमाउंट पे ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। जिस तरह से हमने डेप्रिसिएशन का पढ़ा था कि डेप्रिसिएशन के लिए एसेट की जो कॉस्ट होती थी उसको हम एक स्पेसिफिक रेट पर या एक स्पेसिफिक अमाउंट जो है उसको एलोकेट करते रहते थे उसकी तमाम यूजफुल लाइफ के ऊपर। तो एमोर्टाइजेशन बेसिकली वही सिस्टमेटिक एलोकेशन होती है जो कि डेप्रिसिएबल अमाउंट पे की जाती है ओवर यूजफुल लाइफ। जैसे कि लेट्स सपोज एक इनटेंजिबल एसेट है, कोई भी हम ले लेते हैं, यहाँ पे गुडविल ले लेते हैं, तो गुडविल भी एमोर्टाइज होती है और ओनली परचेज्ड गुडविल जो है एमोर्टाइज की जाती है। अब गुडविल जो है वो परचेज के साथ जब XYZ कंपनी को परचेज किया है उसके साथ गुडविल भी आई है जो कि 2 लाख रुपए की है।
अब ये कहा जाता है कि ये गुडविल साथ साथ एमोर्टाइज हो रही है, तो ये 2 लाख रुपए की गुडविल है, इसके ऊपर कहा जाता है कि ये 10% हर साल एमोर्टाइज हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा कि गुडविल की जो एमोर्टाइजेशन है 10%, मतलब यहाँ पर जो 20,000 रुपीज हैं वो एमोर्टाइजेशन कहलाएंगे, इसकी यूजफुल लाइफ के ऊपर ये एमोर्टाइज होते जाएंगे। इसी तरह से कोई भी और एसेट हो सकता है। अब यहाँ पर IAS 38 कुछ और गाइडलाइन प्रोवाइड करता है इनटेंजिबल एसेट के बारे में, कि इनटेंजिबल एसेट को आप कब रिकॉग्नाइज कर सकते हैं अपनी कंपनी में। तो IAS 38 ये कहता है कि जो इनटेंजिबल एसेट है उसको सिर्फ और सिर्फ तब रिकॉग्नाइज किया जा सकता है जब उसके इकोनॉमिक बेनिफिट्स जो हैं वो कंपनी की तरफ आए, एंटिटी की तरफ आ रहे हों। जिस तरह गुडविल है, तो गुडविल से आने वाली गुडविल की वजह से क्या होगा कि कंपनी की सेल ज्यादा होगी। तो कंपनी की सेल ज्यादा होनी शुरू हो गई है, इसका मतलब है कि इकोनॉमिक बेनिफिट कंपनी को आना शुरू हो गया है, अब गुडविल को रिकॉग्नाइज किया जा सकता है। उसके अलावा जो इनटेंजिबल एसेट है उसकी कॉस्ट को रिलायबली मेजर करना है। जिस तरह यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं, कोई लाइसेंस है, अगर कोई लाइसेंस है तो इस लाइसेंस को हासिल करने के लिए कुछ कॉस्ट लगी होगी। जैसे कोई मेडिसिन की कंपनी है, लेट्स सपोज कि हम फरहान लिमिटेड कंपनी को ले लेते हैं कि फरहान कंपनी जो है वो मेडिसिन की कंपनी है, तो मेडिसिन की कंपनी के लिए उनको एक अलग से लाइसेंस चाहिए होता है जो कि 10 मिलियन रुपीस का है। तो अब ये 10 मिलियन रुपीस जो है वो कॉस्ट है इस लाइसेंस की, तो यहाँ पे जो कॉस्ट है उसको रिलायबली मेजर करना जरूरी है। उसके बाद ये कहा जाता है कि जब इनटेंजिबल एसेट को इनिशियली रिकॉर्ड किया जाएगा, इनिशियली उसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा, तो उसकी कॉस्ट के ऊपर किया जाएगा। जैसे यहाँ पर 10 मिलियन रुपीस है तो लाइसेंस को हासिल करने की कॉस्ट 10 मिलियन रुपीस है। टोटल अगर यही कॉस्ट है तो इनटेंजिबल एसेट को, मतलब इस लाइसेंस को, इसी कॉस्ट से अपनी स्टेटमेंट पर रिकॉर्ड करना जरूरी है। अब IAS 38 हमें ये कहता है कि अगर कोई कंपनी सेपरेट एक्विजिशन करना चाह रही है किसी एसेट की, जैसे लेट्स सपोज कि कोई कंपनी कॉपीराइट ले लेती है, मतलब अब इस कंपनी के लोगो, इस कंपनी का नाम कोई और यूज नहीं कर सकता। कॉपीराइट कंपनी ने सेपरेटली एक्वायर कर लिया है 50 मिलियन रुपीस का। अब क्योंकि ये सेपरेट एक्विजिशन हुई है तो इसके केस में कंपनी किस तरह से रिकॉग्नाइज कर सकती है, तो बेसिकली कंपनी परचेज प्राइस की बेसिस पर जो सेपरेट एक्विजिशन है उसको रिकॉग्नाइज करती है। और इसकी परचेज प्राइस क्या होगी, इसकी परचेज प्राइस बेसिकली ये 2 चीजों का हिस्सा होगी। किन 2 चीजों का, कि जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है, मतलब लेट्स सपोज कि कॉपीराइट जो है उसकी जो कॉस्ट है वो 50 मिलियन रुपीस है। अब इस 50 मिलियन रुपीस में कुछ अदर कॉस्ट भी है जो इसको यूज करने के लिए, एसेट को प्रिपेयर करने के लिए कि वो इस्तेमाल हो सके, उस कंडीशन में लाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा खर्चा भी किया जाता है। जैसे कि इस कॉपीराइट की जो फाइनल अप्रूवल है वो हमने लेना है, तो जो फाइनल अप्रूवल लिया जाएगा, लेट्स सपोज कि उसके ऊपर 1 मिलियन कॉस्ट मजीद लगेगी। तो अब यहाँ पर जो टोटल परचेज प्राइस होगी वो होगी कॉपीराइट की कॉस्ट जो उसकी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है, और जो उसको प्रिपेयर करने की कॉस्ट है वो भी इसका पार्ट बन के टोटल 51 मिलियन की कॉपीराइट की कॉस्ट आ जाएगी। अब बात आती है कि परचेज प्राइस की, क्योंकि जब सेपरेटली एक्विजिशन की जाएगी किसी इनटेंजिबल एसेट की तो उसको परचेज प्राइस के ऊपर किया जाएगा। तो परचेज प्राइस क्या होती है, IAS 38 हमें यह कहता है कि एसेट को एक्वायर करने के लिए जो भी पैसे इन कैश दिए गए हैं या कोई अदर मॉनेटरी एसेट दिए गए हैं वो तमाम जो है वो परचेज कंसिडरेशन का हिस्सा होते हैं। मतलब एसेट को खरीदने के लिए जो भी कुछ मॉनेटरी टर्म्स में पे किया जाता है उसे परचेज कंसिडरेशन कहा जाता है। तो यहां तक हमने देख लिया कि IAS 38 कौन कौन से टर्म्स को डिफाइन करता है, इफेक्टिव डेट भी हमने देख ली, स्कोप और ऑब्जेक्टिव भी देख लिया। इस स्टैंडर्ड का रिमेनिंग जो पोर्शन है वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे और हम जानेंगे कि IAS 38 बाकी क्या क्या गाइडलाइंस देता है अपने इनटेंजिबल एसेट्स के लिए।